हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बर्फ और बर्फ के बीच एक कहानी छुपी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे जानवर की जो रहस्य से भरा है, एक पौराणिक प्राणी। यहाँ के लोग इसे असली मानते हैं, सदियों से मानते आ रहे हैं। इसे यथी कहते हैं। यथी को एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहते हैं। ये एक ऐसा जानवर है जिसने हमारी कल्पनाओं को जगाया है। कहते हैं कि यथी ऊंचे पहाड़ों में रहता है, इसलिए इसे ढूंढना मुश्किल है। यथी एक अकेला प्राणी है। ये इंसानों से दूर रहता है, लेकिन कभी कभी इसकी झलक मिलती है। बर्फ में पैरों के निशान, हवा में दूर से आती हुई आवाजें। यथी की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। क्या ये कहानियां सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ और भी है? मेरे साथ चलिए हिमालय की यात्रा पर, यथी के रहस्य को जानने के लिए। हिमालय, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। यहाँ के प्राचीन मठ और मंदिर रहस्यमयी कहानियों से भरे हुए हैं। सूर्योदय के समय हिमालय का दृश्य अद्भुत होता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भी उतनी ही रहस्यमयी हैं। हिमालय के गांवों में लोग आज भी पुरानी मान्यताओं को मानते हैं, और यथी की कहानियां इन मान्यताओं का एक हिस्सा है। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर और जानिए हिमालय और यथी के बारे में और भी अधिक। पूरे हिमालय में यथी को कई नामों से जाना जाता है। तिब्बत में इसे मेहतेह कहते हैं। इसका मतलब है आदमी भालू। तिब्बती संस्कृति में मेहतेह को एक रहस्यमयी और शक्तिशाली प्राणी माना जाता है, जो पहाड़ों में गहराई से बसा हुआ है। नेपाल में इसे यथी कहते हैं। इसका मतलब है जंगली आदमी। नेपाली लोक कथाओं में यथी को एक संरक्षक के रूप में देखा जाता है, जो जंगलों और पहाड़ों की रक्षा करता है। यथी का उल्लेख नेपाली साहित्य और गीतों में भी मिलता है, जहां इसे एक रहस्यमयी और शक्तिशाली प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। भूटान में इसे मिगोई कहते हैं। इसका मतलब भी जंगली आदमी है। भूटानी संस्कृति में मिगोई को एक अदृश्य प्राणी माना जाता है, जो केवल चुनिंदा लोगों को ही दिखाई देता है। मिगोई को भूटानी लोक कथाओं में एक संरक्षक और रहस्यमयी प्राणी के रूप में दर्शाया गया है, जो जंगलों और पहाड़ों में निवास करता है। ये अलग अलग नाम बताते हैं कि अलग अलग संस्कृतियां यथी को कैसे देखती हैं। तिब्बत, नेपाल और भूटान की संस्कृतियों में यथी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन ये सभी नाम एक ही विश्वास की ओर इशारा करते हैं। हिमालय में एक बड़ा बंदर जैसा प्राणी रहता है। यथी के बड़े पैरों के निशान और उसकी रहस्यमयी उपस्थिति ने सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है। यथी हिमालयी संस्कृति में एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह न केवल एक प्राणी है, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी है। यह प्रकृति की शक्ति और रहस्य की याद दिलाता है। हिमालय की ऊंचाइयों में यथी का अस्तित्व एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यथी के वर्णन अलग अलग हैं, लेकिन कुछ बातें सब में मिलती हैं। देखने वालों ने यथी को एक बड़े बंदर जैसे प्राणी के रूप में वर्णित किया है। ये इंसान से बहुत बड़ा होता है। ये काले बालों से ढका होता है। कहते हैं कि इसका शरीर बहुत मजबूत होता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि यथी के बाल सफेद होते हैं। इससे उसे बर्फ में छुपने में मदद मिलती है। कुछ कहते हैं कि इसके बाल लाल भूरे या काले भी होते हैं। यथी का चेहरा इंसान की तरह छपटा होता है, लेकिन इसके नैन नक्श बंदर जैसे होते हैं। कहते हैं कि यथी बहुत ताकतवर होता है। ये बहुत फुर्तीला भी होता है। ये सबसे खड़ी ढलानों पर भी आसानी से चढ़ सकता है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने यथी को करीब से देखा है। उनके अनुसार यथी की आंखें गहरी और चमकदार होती हैं। इसके हाथ बड़े और उंगलियां लंबी होती हैं। इसके पैरों के निशान बहुत बड़े होते हैं, जो बर्फ में गहरे धंस जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने यथी की गर्जना को भी सुना है, जो बहुत गहरी और गूंजती हुई होती है। यथी की चाल बहुत तेज होती है और ये बर्फीले इलाकों में आसानी से घूम सकता है। यथी का रहस्य आज भी बना हुआ है और इसके बारे में जानने की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। चौथा भाग, बर्फ में पैरों के निशान। यथी के होने के सबसे आम सबूतों में से एक है पैरों के निशान। ये निशान अक्सर बर्फ में पाए जाते हैं। ये इंसान के पैरों के निशान से बहुत बड़े होते हैं। इन्हें अक्सर इंसान जैसे बताया जाता है। 1951 में एरिक शिप्टन नाम के एक मशहूर पर्वतारोही ने बर्फ में कुछ अजीब पैरों के निशानों की तस्वीरें ली। ये निशान मेनलंग बेसिन में मिले थे। ये हिमालय का एक दूर दराज का इलाका है। इन तस्वीरों ने तहलका मचा दिया। बहुत से लोगों का मानना था कि ये यथी के होने का सबूत है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन निशानों के लिए दूसरी व्याख्याएं दी हैं। कुछ का मानना है कि ये निशान भालू ने बनाए थे। भालू अपने पिछले पैरों पर चल सकते हैं, इससे उनके पैरों के निशान इंसान जैसे लगते हैं। वैज्ञानिकों ने इन निशानों की गहराई और चौड़ाई का विश्लेषण किया है।
उन्होंने इन निशानों के सांचे भी बनाए हैं। विशेषज्ञों ने इन सांचों की तुलना जाट जानवरों के पैरों के निशानों से की है। कई बार ये निशान भालू और इंसान के पैरों के निशानों से मिलते जुलते पाए गए हैं। वैज्ञानिकों के बीच इन निशानों की उत्पत्ति को लेकर बहस जारी है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये निशान किसी अज्ञात प्राणी के हो सकते हैं। यति के पैरों के निशान आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। 5वां भाग, यति की प्राचीन कहानियां। यति सिर्फ आज की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में सदियों से बातें होती आ रही हैं। यति की कहानी हिमालय के लोगों की संस्कृति में गहरे तक बसी है। उनकी कहानियों में अक्सर यति को एक शक्तिशाली और खतरनाक प्राणी के रूप में दिखाया जाता है। ये एक ऐसा प्राणी है जिससे डरना और सम्मान करना चाहिए। एक कहानी है कि एक यति ने एक जवान लड़की का अपहरण कर लिया। यति उसे अपनी गुफा में ले गया जो पहाड़ों में बहुत ऊपर थी। एक और कहानी है कि कुछ शिकारी एक यति द्वारा पीछा किए जा रहे थे। यति कई दिनों तक जंगल में उनका पीछा करता रहा। ये कहानियां लोगों को पहाड़ों के खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए सुनाई जाती है। ये प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाने के लिए भी सुनाई जाती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में यति को एक संरक्षक आत्मा माना जाता है जो पर्वतों की रक्षा करता है। शेरपा समुदाय में यति को एक पवित्र प्राणी माना जाता है जो केवल विशेष अवसरों पर दिखाई देता है। प्राचीन ग्रंथों में यति का उल्लेख एक रहस्यमयी और शक्तिशाली प्राणी के रूप में किया गया है। हिमालय के शमान यति की कहानियों का उपयोग उपचार और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में करते हैं। यति की कहानियां हिमालय की रहस्यमयी और अद्भुत प्रकृति को दर्शाती हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही हैं और आज भी जीवित हैं। यति की कहानियां हमें हिमालय की गहराई और उसकी अनकही कहानियों की याद दिलाती हैं। 6ठा भाग, इतिहास में देखे जाने की घटनाएं। पिछले कुछ सालों में यति को देखे जाने की कई खबरें आई हैं। 1925 में N.A. टॉम्बेल, जो एक फोटोग्राफर और रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, ने एक बड़े बंदर जैसे प्राणी को देखने की खबर दी। उन्होंने इसे हिमालय में ट्रैकिंग करते समय दूर से देखा था। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित टॉम्बेल की रिपोर्ट ने पश्चिम में यति की कहानी को लोकप्रिय बनाने में मदद की। 1950 के दशक में यति को देखे जाने की घटनाओं में तेजी आई, जिसका एक कारण शिप्टन की तस्वीरें भी थीं। इस प्राणी को खोजने के लिए अभियान चलाए गए। इन अभियानों को अक्सर अखबारों और पत्रिकाओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता था। यह अभियान यति के होने का कोई पक्का सबूत नहीं ढूंढ पाए। सबूतों की कमी के बावजूद लोग आज भी यति को देखने की खबर देते रहते हैं। ज्यादातर ये घटनाएं दूर दराज के इलाकों में होती हैं। ये अक्सर उन लोगों द्वारा देखे जाते हैं जो स्थानीय वन्यजीवों से परिचित नहीं हैं। 1920 के दशक में ब्रिटिश पर्वतारोही हार्वर्ड बेरी ने हिमालय में एक बड़े पैरों के निशान देखे जो यति के होने का संकेत माने गए। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने भी यति के पैरों के निशान देखने का दावा किया था। 1970 के दशक में ब्रिटिश पर्वतारोही डॉन विलियम्स ने दावा किया कि उन्होंने यति को देखा था। आधुनिक समय में भी कई पर्वतारोही और स्थानीय लोग यति को देखने का दावा करते हैं। वैज्ञानिकों ने इन दावों की जांच की है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। फिर भी यति की कहानियां और देखे जाने की घटनाएं आज भी लोगों की कल्पना को जीवित रखती हैं। 7वां भाग, सबूतों की तलाश। इतनी सारी कहानियों और देखे जाने की घटनाओं के बावजूद अभी भी इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि यति है। वैज्ञानिक दशकों से यति के सबूत खोज रहे हैं। उन्होंने बालों के नमूने, पैरों के निशान और यहां तक कि मल भी इकट्ठा किया है, लेकिन अभी तक ये सभी नमूने जाट जानवरों से ही मिले हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यति गिगेंटोपिथेकस की एक जीवित प्रजाति हो सकती है। ये एक विशाल बंदर है जो लाखों साल पहले एशिया में रहता था। हालांकि इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई जीवाश्म सबूत नहीं है। अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि यति भूरे भालू की एक उप प्रजाति हो सकती है, या शायद ये भूरे भालू और किसी अन्य जानवर का मिश्रण हो। हालांकि यह सिद्धांत भी अटकलों पर आधारित है। आधुनिक समय में यति की खोज के लिए कई अभियानों का आयोजन किया गया है। इन अभियानों में ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कैमरे और अन्य उच्च तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिक अब डीएनए अनुक्रमण और आनुवंशिक डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम मिलकर काम कर रही है ताकि यति के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण मिल सके। क्या ये आधुनिक प्रयास यति के रहस्य को सुलझा पाएंगे? केवल समय ही बताएगा। गैप 3S, 8वां भाग, जनप्रिय संस्कृति में यति का प्रभाव। यति की कहानी ने न केवल वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को प्रभावित किया है,
बल्कि यह जनप्रिय संस्कृति में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पिछले कई दशकों में यति ने कई फिल्मों, किताबों और टीवी शोज में अपनी जगह बनाई है। 1950 के दशक में आई फिल्म द एबोमिनेबल स्नोमैन से लेकर हाल ही में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म एबोमिनेबल तक यति की कहानी ने दर्शकों को रोमांचित किया है। टीवी शोज में भी यति को विभिन्न रूपों में दिखाया गया है। डॉक्टर हू और दी एक्स फाइल्स जैसे शोज ने यति की कहानी को अपने एपिसोड्स में शामिल किया है, जिससे यह पता चलता है कि यति का रहस्य लोगों के दिलों दिमाग में कितना गहराई से बसा हुआ है। यति पर आधारित कई किताबें भी लिखी गई हैं, जो बच्चों से लेकर वयस्कों तक के पाठकों को आकर्षित करती हैं। इन किताबों में यति को कभी एक खतरनाक राक्षस के रूप में तो कभी एक दयालु और रहस्यमयी प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है। यति की कहानी ने वीडियो गेम इंडस्ट्री को भी प्रभावित किया है। कई गेम्स में यति को एक चुनौतीपूर्ण विरोधी के रूप में दिखाया गया है, जिससे खिलाड़ियों को एक अनोखा और रोमांचक अनुभव मिलता है। यति का प्रभाव सिर्फ फिल्मों, किताबों और गेम्स तक सीमित नहीं है। यह लोक कथाओं और पारंपरिक कहानियों का हिस्सा भी बना हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यति की कहानी ने समय के साथ एक अमिट छाप छोड़ी है। यति की कहानी ने न केवल हमारे मनोरंजन को समृद्ध किया है, बल्कि यह हमें हमारे अपने रहस्यों और अज्ञात की खोज के प्रति उत्सुक भी बनाए रखती है। गैप 3S यति की कहानी का यह सांस्कृतिक प्रभाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी हम इस रहस्यमयी प्राणी के अस्तित्व का प्रमाण पा सकेंगे, या फिर यति हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहेगा। गैप 3S सीन 9 यति के पीछे का साइंस। सदियों से यति की कहानी सबको लुभाती रही है, लेकिन साइंटिस्ट्स के पास इसके कुछ और ही ख्याल हैं। सबसे कॉमन बात यह है कि लोग जानवरों को ही यति समझ लेते हैं, जैसे कि हिमालयन भूरा भालू या तिब्बती नीला भालू बर्फीले हिमालय में यति जैसा ही लग सकता है। ये भालू अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं और उनके पैरों के निशान भी यति जैसे ही होते हैं। एक और बात है दिमाग का खेल। हिमालय की ऊंचाई और मुश्किल हालात में एल्टीट्यूड सिकनेस, हैलुसिनेशंस और डर लग सकता है। इस चक्कर में लोगों को यति जैसा कुछ दिख भी सकता है। और हाँ, लोकल कहानियों का भी असर होता है। जेनेटिक स्टडीज ने भी कुछ नया बताया है। कुछ सालों में साइंटिस्ट्स ने यति के बालों के सैंपल चेक किए। ज्यादातर सैंपल भालू, याक या इंसानों के ही निकले, पर कुछ सैंपल का कुछ पता नहीं चला, तो रहस्य अभी भी बना हुआ है। ये साइंटिफिक बातें यति के बारे में कुछ लॉजिक तो देती हैं, पर पूरी कहानी खत्म नहीं करती। अनजाने का आकर्षण और रहस्य यति की कहानी को जिंदा रखते हैं फिल्मों में और साइंस में भी। गैप 3S क्या साइंस कभी यति का पूरा सच बता पाएगा, या ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य ही रहेगा? गैप 2S सीन 10 यति एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज। साइंस वाले तो अपना लॉजिक देते हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इस रहस्यमयी जीव को समझने में लगा दी है। इस सेगमेंट में हम आपको उनकी राय और नतीजे दिखाएंगे। गैप 1S इंटरव्यू क्लिप व्हेन डॉ एमिली कार्टर, क्रिप्टोजूलॉजिस्ट। डॉ एमिली कार्टर यति ने मुझे हमेशा से फैसिनेट किया है। हिमालय में मेरी रिसर्च में बालों के सैंपल और पैरों के निशान इकट्ठा करना और उनका एनालिसिस करना शामिल था। हालांकि ज्यादातर जानवरों के निकले, कुछ सैंपल ऐसे थे जिनकी पहचान नहीं हो पाई। इससे पता चलता है कि शायद कुछ ऐसा है जो हमें अभी तक पता नहीं चला है। गैप 1S इंटरव्यू क्लिप 2 डॉ राजेश सिंह, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। डॉ राजेश सिंह एंथ्रोपोलॉजी के नजरिए से यति लोकल कल्चर और परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। कई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और अक्सर ये कहानियां हमें सावधान रहने का सबक देती हैं। यति सच में है या नहीं, लोकल लोगों पर इसका असर साफ दिखता है। गैप 1S इंटरव्यू क्लिप 3 डॉ सारा थॉम्पसन, जेनेटिसिस्ट। डॉ सारा थॉम्पसन हमारी जेनेटिक स्टडीज में हमने पाया कि ज्यादातर बालों के सैंपल जो यति के बताए जाते थे असल में भालू या दूसरे जानवरों के थे, लेकिन कुछ अनआइडेंटिफाइड सैंपल काफी दिलचस्प हैं। हालांकि हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये किसी नई प्रजाति के हैं, लेकिन आगे की जांच जरूरी है। गैप 1S इंटरव्यू क्लिप 4 डॉ माइकल ओनील, साइकोलॉजिस्ट। डॉ माइकल ओनील ऊंचाई की बीमारी और खराब मौसम की वजह से कई बार लोगों को भ्रम हो सकता है और डर भी बहुत बढ़ सकता है। इससे कुछ यति देखे जाने की घटनाओं का एक्सप्लेनेशन मिल सकता है, लेकिन इंसान के दिमाग की ताकत कहानियां बनाने और फैलाने की उसे कम नहीं आंकना चाहिए। गैप 2S ये इंटरव्यूज यति के बारे में अलग अलग नजरिए और लोगों की उत्सुकता दिखाते हैं। चाहे वो कोई कहानी का किरदार हो, कोई गलत समझे जाने वाला जानवर हो, या फिर इंसान के दिमाग की उपज, यति हमें अपनी तरफ खींचता रहता है। इसके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश जारी है।
साइंस और अनजान चीजों के लिए हमारे कौतूहल से प्रेरित होकर। गैप 3S, क्या हम कभी येती का असली रूप जान पाएंगे या ये दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना रहेगा? येती के रहस्यमय भूतकाल और वर्तमान पर जब हम गौर करते हैं तो एक सवाल बार बार सामने आता है, येती रिसर्च का भविष्य क्या है? टेक्नोलॉजी और नए वैज्ञानिक तरीकों से हम इस रहस्यमय प्राणी के पीछे की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। स्टॉक फुटेज ऑफ ड्रोन्स फ्लाइंग ओवर माउंटेनस टेरेन, हाई डेफिनेशन कैमरा और थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन अब हिमालय के सबसे दूर दराज और दुर्गम इलाकों को एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये हवाई स्काउट्स बड़े बड़े एरिया कवर कर सकते हैं और डिटेल्ड फुटेज कैप्चर कर सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। स्टॉक फुटेज ऑफ साइंटिस्ट्स इन अ लैब एनालाइजिंग डीएनए सैंपल्स, मॉडर्न जेनेटिक सीक्वेंसिंग ने बायोलॉजिकल सैंपल्स को एनालाइज करने के तरीके को बदल दिया है। रिसर्चर्स अब जंगल में मिले बाल, त्वचा और दूसरे बायोलॉजिकल मटेरियल से डीएनए सीक्वेंस कर सकते हैं। ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी अनजान प्रजातियों की पहचान कर सकती है या येती से जेनेटिक लिंक का भी खुलासा कर सकती है। स्टॉक फुटेज ऑफ अ साइंटिस्ट यूजिंग अ 3D स्कैनर ऑन अ फुटप्रिंट इन द स्नो, 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से पैरों के निशान और दूसरे फिजिकल एविडेंस का सटीक डॉक्यूमेंटेशन और एनालिसिस किया जा सकता है। डिटेल्ड डिजिटल मॉडल बनाकर वैज्ञानिक इन फाइंडिंग्स की तुलना झात प्रजातियों से कर सकते हैं और येती के अस्तित्व की ओर इशारा करने वाली अनोखी विशेषताओं की पहचान कर सकते हैं। Stock footage of a scientist in a virtual reality lab examining virtual terrain, virtual reality (VR) और augmented reality (AR) भी येती रिसर्च में बहुमूल्य उपकरण बन रहे हैं। वैज्ञानिक अब एनवायरनमेंट रिक्रिएट कर सकते हैं और एनकाउंटर सिमुलेट कर सकते हैं, जिससे येती कैसे चलता है, व्यवहार करता है और अपने आसपास के वातावरण से कैसे इंटरैक्ट करता है, इसके बारे में नई जानकारी मिलती है। स्टॉक फुटेज ऑफ ए साइंटिस्ट प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स एट अ कॉन्फ्रेंस, भविष्य के रिसर्च के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जरूरी है। डेटा, रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज शेयर करके दुनिया भर के वैज्ञानिक येती के रहस्य को सुलझाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस और संगोष्ठियां सच्चाई का पता लगाने के लिए समर्पित एक ग्लोबल कम्युनिटी को बढ़ावा दे रही हैं। येती रिसर्च का भविष्य उज्जवल और आशाजनक है। हर टेक्नोलॉजिकल तरक्की के साथ हम इस महान प्राणी को समझने के करीब पहुंच रहे हैं। येती चाहे मिथक हो, गलत समझा गया जानवर हो या अभी तक खोजी न गई प्रजाति हो, ज्ञान की तलाश मानव जिज्ञासा को बढ़ावा देती रहती है। क्या हम आखिरकार येती के रहस्यों का पता लगा पाएंगे या यह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना रहेगा? सिर्फ वक्त और साइंस